क्या आपने बाणगढ़ और कुलधरा की एक श्रापित कहानी सुनी है? चलो आपको एक वैसी एक श्रापित कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप लोग सुनकर यही सोचेंगे यह कहानी अब तक कहाँ रह गई है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जो खंडर हो चुकी थी। उस हवेली को कालेसर हवेली कहते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बुरी पिशाचिन का वास है। उस हवेली के आसपास जाने से गांव वाले लोग भी डरते हैं और बच्चे भी डरते हैं। और उस हवेली के पास जो भी जाता है उनको वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और औरत की चीखें सुनाई देती है। इस हवेली के पीछे एक सच्चाई छुपी थी जिसे सालों पहले कोई जानता था। और इस हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह थे जो कि एक धनी और जमींदार थे और उनका दिल पत्थर का था। वह अपनी हवस और ताकत के बल पर गांव की औरतों को सताता था। और गांव में एक सुंदर युवती हुआ करती थी जिसका नाम था माधवी। माधवी के चर्चे गांव के चारों ओर थे। जब ठाकुर प्रताप सिंह की नजर माधवी पर पड़ी तब ठाकुर प्रताप सिंह उसे पढ़ने में ठान बैठा था। माधवी एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसका दिल एक स्वाभिमान से भरा हुआ था। वह ठाकुर के इरादे जानकर उनसे दूर रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर ने माधवी को हवेली पर बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया। और जब यह बात ठाकुर को पता चली तो ठाकुर ने उनके परिवार वालों को धमकी दी कि अगर माधवी वहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। तब माधवी उससे बचने के लिए एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने माधवी को एक ताबीज दिया और कहा कि यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर ठाकुर ने तुम्हें कुछ नुकसान भी पहुंचाया तो तुम्हारा क्रोध इस हवेली पर सदा सदा के लिए हावी हो जाएगा। माधवी यह ताबीज लेकर चली गई। ठाकुर प्रताप ने अपने शक्ति और बल से माधवी को हवेली में कैद कर दिया और उस पर कई अत्याचार किए, लेकिन बेबस और लहूलुहान माधवी अपने निपुणता से ले रही थी। तब ठाकुर और हवेली को श्राप दिया। उस रात माधवी ने तांत्रिक के ताबीज की शक्ति को पुकारा और उसकी आत्मा हवेली में एक पिशाचिन बनकर रह गई। अगले दिन ठाकुर प्रताप का पूरा परिवार एक एक करके गायब होने लगा और गांव में एक दहशत फैल गई। और कुछ दिनों बाद ठाकुर की लाश हवेली के बाहर मैदान में पड़ी मिली थी, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके चेहरे पर एक डर का भाव था। गांव वाले को समझ में आ गया कि यह माधवी का श्राप का नतीजा है और उन्होंने हवेली छोड़ दिया। और उस हवेली के आसपास जाने से भी लोगों की हिम्मत नहीं होती है। डर के बावजूद भी एक गांव की नई युवा पीढ़ी इस घटना को पुराना मानकर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 20 साल बाद इस समय बीतता गया और गांव के युवा लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह कहानी मनगढ़ंत है और कुछ लोग इस हवेली की आसपास में जाने से डरते थे। अनिल और अपने कुछ दोस्तों जो शहर से छुट्टियां बिताने के लिए गांव आए थे और उन्होंने इस डर को चुनौती देने का फैसला किया। अनिल जो अंधविश्वासों को नहीं मानता था और वह अपने चारों दोस्तों के साथ गांव आया और इस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उस रात चांदनी रात थी और अनिल, रितेश, सीमा और कविता वह हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। वह टूटे दरवाजे को धकेलते हुए हवेली में प्रवेश हो गए। हवेली में घना अंधेरा था और डर का माहौल बना हुआ था। पहले पहले तो सब हंसते हंसाते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी सीमा को लगा कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ फेरा है। जब सीमा ने इसे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। कविता को हवेली की दीवारों पर अजीब खरोचे और खून के निशान दिखने लगे। मौसम सामान्य था, तभी अचानक हवेली में ठंडी हवा आने लगी और वह सब डरने लगे। तब अनिल ने समझाया उनको कि यह हमारा भ्रम है। तभी हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई और यह संभव नहीं था। उनको लगा कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। रितेश ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियों की तरफ चढ़ा और वह जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो वहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति ने रितेश की यहाँ से गर्दन पर जोरदार पकड़ बनाई। वह चिल्लाने लगा और वे लोग सब घबरा गए। वह रितेश को बचाने के लिए दौड़ने लगे और जैसे ही रितेश के पास पहुंचा उनके शरीर के आर पार एक ठंडा हवा का झोंका गुजरा। रितेश जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। अनिल, सीमा और कविता वह घबराकर भागने लगे और वह बाहर भागने के लिए दरवाजे के पास दौड़े। दरवाजा अचानक बंद हो चुका था और हवेली की दीवारों पर खून के छींटे उबलने लगे। हवेली में चीखें गूंजने लगी और माधवी की परछाई कोने कोने में दिखाई दे रही थी। सीमा जमीन पर गिर पड़ी
लेकिन उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति ने खरोचने के निशान बन रहे थे। अनिल और कविता दरवाजे को बार बार तोड़ने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। तभी माधवी की आत्मा सामने आई और उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी और उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था और वह चिल्लाई कि तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा वही अंजाम होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह का हुआ था। अनिल और कविता की हालत खराब हो चुकी है और वह पिशाचिन के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। और वह कांपते हुए कहा, लेकिन पिशाचिन ने एक भी नहीं सुनी और उसने अपने लंबे नाखूनों से हवा में इशारा किया और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। भागने का मौका पाकर अनिल और कविता हवेली से बाहर दौड़े और जैसे ही वह बाहर दौड़े, कविता हवा में अचानक ऊपर उठ गई और हवेली के अंदर खींच ली गई। वह पीछे मुड़कर देखा, तब उसकी हिम्मत कुछ कर पाने की नहीं थी। वह पागलों की तरह गांव की तरफ भागा। जब तक वह भागते भागते गांव पहुंचा, तब तक उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अगले दिन गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर सीमा और कविता की लाश पड़ी हुई है और उनके चेहरे बहुत विकृत है और अंदर सीढ़ियों पर रितेश की लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने इस हवेली को बंद कर दिया और कहा कि यह कालेश्वर हवेली अब कभी नहीं खुलेगी और फिर यह कहानी हमेशा चेतावनी बनकर नहीं गई। कहते हैं कि अनिल जीवित है और अब वह पागल हो चुका है और वह दिन रात एक ही बात बड़बड़ाता है कि माधवी फिर लौट आई। गाँव वालों का कहना है कि कालेश्वर हवेली का श्राप कभी नहीं मिटेगा और जो भी उसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा वह उस पिशाचिनी का शिकार हो जाएगा।